चलिए ऐसे ही करना पड़ेगा जब जो खाली है सीट। चलो एग्जाम्पल 1, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अर्शिता क्या फॉर्मूला हो सकता है? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जहां एस क्या है? Where S is semi perimeter, A plus B plus C by 2 half perimeter, semi perimeter। और इस फार्मूले का क्या नाम हो गया? हेरॉन्स फार्मूला। इसमें A B C क्या है? These are the 3 sides of triangle। ठीक है, तो पहला देखो, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स दी हैं एग्जाम्पल 1 में, और साथ में उसका पेरीमीटर दिया। तो 11 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और पेरीमीटर दिया। लेकिन पेरीमीटर क्या होता है? A प्लस बी प्लस सी। तो एक 11 है, एक 8 है, लेकिन तीसरा नहीं पता। और पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? पेरीमीटर इज 32। सो 32 इज इक्वल्स टू 19 प्लस सी। तो सी कितना हो गया? 32 माइनस 19। इसको सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आ जाएगा? तो सी इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। अब ए बी सी आ चुका है, एस निकालो। एस क्या होगा बोलो? पेरीमीटर बाई 2। पेरीमीटर कितना है? 32। so that is equals to 32 by 2 which is 16 centimeter। so area of triangle क्या हो जाएगा? 16 माइनस, और तीनों साइड से लिखो 11, 16 माइनस बी 8 और 16 माइनस सी, सी कितना आ गया? 13। तो दिस कम्स एज 16 इंटू 5 इंटू 8 और इंटू 5। 5 का तो जोड़ा बन गया, जिसका जोड़ा बन जाए बाहर निकाल दो। तो 5 बाहर आ गया, और सोचो जरा 16 इंटू 8 बचा, 16 को भी तोड़ लो। ज़्यादा तोड़ने की जरूरत नहीं है, 8 इंटू 2 में तोड़ो। हमें तो जोड़ा बना के निकालना, कोई प्राइम फैक्टर थोड़ी ना चाहिए। सर लेकिन 16 माइनस 3 तो 16 माइनस 3 है। 13 16 माइनस 13 तो 3 होगा। ये यहाँ गलत हो गया सर, दैट इज यहाँ 3 आएगा ना। 16 माइनस 13 कितना होता है? 3। तो अब हम बस 16 का ही कर पाएंगे। 16 का करो, 8 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 3। सिर्फ किसका जोड़ा बना? 8 का बना। 8 बाहर आ गया और अंदर क्या रह गया? सो दिस इज 8, 5 2 जा 10, 10 3 जा दिस मच सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया कितना हो गया? 30, मतलब 8√30 ना। अब देखो, धनिया अपने खेतों में धनिया बो रही है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, तो वो कैसे बोती है? फेंसिंग भी लगवाना चाहती है अपने खेतों में। सो देयर इज ए ट्रायंगुलर फील्ड ऑफ धनिया एंड इस तरीके की ट्रायंगुलर फील्ड है। तो वो उसके चारों तरफ बार बेड वायर फेंसिंग लगाना चाहती है। बार बेड वायर फेंसिंग लगाने का कुछ खर्चा आएगा, तो ये पता कर लो कि पेरीमीटर कितना है, फिर खर्चा कितना आएगा वो भी पता कर लेंगे। ऐसे इसने कांटेदार बाड़ी लगवा दी। हाँ, यहाँ पर उसने थोड़ी जगह नहीं लगवाई है, इतना गेट था तो उतना छोड़ दिया, बाकी इसमें खेत में कुछ ना कुछ उगाएगी। तो 3 मीटर का गेट उसने छोड़ा, एंड दिस इज 120 मीटर। 120 मीटर
ओके, दिस इज 50 मीटर एंड दिस इज 80 मीटर। तो लेंथ ऑफ वायर नीडेड, निखिल कितना तार लगेगा? लेंथ ऑफ वायर नीडेड इट इज इक्वल्स टू पेरीमीटर से कितना माइनस करना पड़ेगा? 3, क्योंकि गेट के बराबर छोड़ना पड़ेगा। दैट इज पेरीमीटर माइनस सी, और पेरीमीटर है कितना? 50 प्लस 80 प्लस 120 माइनस। सभी साइड्स का सम का तो वही पेरीमीटर है, तो 250 में से 3 माइनस करो। 250 माइनस 3 दैट इज 247, तो 247 मीटर। तो दैट इज कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितना हो जाएगा? ओके, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग देखो, हेलो, हाँ जी, फोन किया? मैं जयसवाल सर बोल रहा हूँ, फोन किया? अभी वो लिंक पे जॉइन कर रहा। हाँ करो। That is तो इसकी कॉस्ट निकालो। कुछ एम आई ऑडिबल? आवाज़ आ रही है? यस सर। ठीक है। ओके, तो कितना हो गया? दैट इज रेट इनटू लेंथ ऑफ वायर। रेट कितना है? इसका रेट कितना है? ₹20
पर मीटर और इंटू 247 मीटर। जरा इसको मल्टीप्लाई करो, मीटर से मीटर कट गया है, 4,940। ठीक है, so this is and what is the area। अगर वो उसमें ग्रास उगाना चाहती है इसके अंदर तो फाइंड द एरिया ऑल्सो। तो अब हम देखेंगे एरिया के लिए हमें क्या करना होगा, ये रुपीज में आ जाएगा। सो एरिया के लिए फॉर एरिया सेमी पेरीमीटर निकालना होगा, दैट इज a प्लस b प्लस c बाई 2। सो 50 प्लस 80 प्लस 120 बाई 2, 250 बाई 2, दैट इज 125। सो 125 मीटर, तो इसका सेमी पेरीमीटर हो गया। हेरॉन्स फार्मूला लगा दीजिए एंड फाइंड इट। Now it is 125 minus 50, 125 minus 80 and 125 minus 120, 125 into 75 into 45 और into 5। ज़्यादा तोड़ना नहीं है, बस इतना तोड़ो कि इनका जोड़ा बन जाए, या इसमें भी ज़्यादा नहीं तोड़ो। सोचो 25 वाला तोड़ लो तो बन जाएगा यहाँ। तो 25 5 से कितना होता है 125। इसको तोड़ो 75 को, 25 3 जा। इसके अलावा इसको भी करो, 5 9 इज और 5। अब जोड़ा बनाओ, 25 का बन गया, 5 का बन गया। अभी तो और निकाल लेंगे, इतना करने के बाद में और 9 से 3 बन जाएगा। सीधा भी निकाल सकते हो अगर किसी से निकले। तो 25 निकाल दिया, एक 5 निकाल दिया, अंदर क्या बचा 3 इंटू 9 इंटू 5। 9 को 3 बना के निकाल लो, क्योंकि रूट 9 क्या होता है 3। तो इसलिए 25 इंटू 5 इंटू 3, तो रूट के अंदर क्या बचेगा, इसको निकाल लिया है 3 इंटू 5। तो 125 में 3 का मल्टीप्लाई करो, 375 और रूट 15, इतने मीटर स्क्वायर उसका एरिया। एग्जाम्पल नंबर 3, that is the sides of a triangular plot is in 3:5:7 ratio। so sides का रेशो क्या है, that is a is to b is to c is 3:5:7। let a is equals to 3x, b is equals to 5x and c is equals to 7x। तो ये भी बताया गया है कि उसका पेरीमीटर 300 है। तो पेरीमीटर इज a प्लस b प्लस c, that is 300 meter। it is a plus b plus c, 7 5 12, 12 plus 3 15। तो 15x is equals to 300। तो x कितना आ जाएगा 300 by 15। तो this comes as x comes as 20। ठीक है, 20 आ गया। तो a कितना हुआ 3x, 3 into 20, it is 60 मीटर। b चेक करो, सही मीटर में किया है। तो that is 5x, 5 into 20, 100 मीटर, and 7x, 7 into 20, 140 मीटर। इन सबको जोड़ कर देख लो 300 मीटर ही आएगा, क्योंकि इन्हीं सबसे मिलके बना है। पहले हमने ABC को x के फॉर्म में लिखा, फिर सबको जोड़ दिया तो x आ गया। जब x आ गया तो सब में x की वैल्यू रख दी, इसमें भी x की रखी, इसमें भी रखी और इसमें x की वैल्यू रखी, तीनों आ गए हैं। अब जब तीनों आ गए हैं तो अब हमें एरिया चाहिए।
तो एरिया के लिए हम एस निकालने से कितनी वैल्यू होगी जस्मिता, बताओ। आप नहीं कर रही हो तुम बहुत देर से, आप कर देती नहीं, फॉलो नहीं कर पा रही हो। तुमसे एस पूछा जा रहा है तो पेरीमीटर का हाफ करने के लिए। तो अब एस क्या होता है, पेरीमीटर बाई 2। तो पेरीमीटर कितना था 300/2, दैट इज 150 मीटर। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, जस्मिता वैल्यू पुट कराओ। कृपा वैल्यू पुट कराओ। मान्या सर 150 150 तो ब्रैकेट में 150 माइनस 60 मीटर और इनटू 150 माइनस 100 और इनटू 150 माइनस 140। 140। चलो कृपा इनको सब्ट्रैक्ट करके बताओ, सब्ट्रैक्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ 90 और माइनस कहाँ से आ रहा है? चलो अब देखो इन सभी में 4 जीरो हैं। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि 15 इंटू 10, 9 इंटू 10, 5 इंटू 10 और इंटू 10 तो हाई है, तो 10 के 4 जोड़े बाहर आ गए। तो एक 10 यहाँ से एक 10 यहाँ से, तो 10 इंटू 10 ही बाहर आया है। 15 इंटू 9 इंटू 5, इस 9 को भी बाहर ले लो तो 3 आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, तो 100 तो यही हो गए और एक 3 और आ गया। अब अंदर 15 और 5 बचा है, 5 इंटू 3 और इंटू 5 भी ले लो तो 300 ये हो गया, 5 आ चुका है और अब रूट में क्या बचा 3, तो दिस इज 1500 रूट 3 मीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया हो गया। अब देखिए now a traffic signal एक्सरसाइज में आइए। ट्रैफिक सिग्नल है और उसकी हर साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी हर साइड ए है। तो आपको इसका एरिया चाहिए तो पहले एस निकालो, a प्लस ए बाई 2, तो एस कितना हो जाएगा 3a/2। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल वैल्यू पुट कराओ। आप बताओ निकल एस माइनस ए एस माइनस बी और सब में वैल्यू रख देंगे। तो एस की जगह क्या रखें 3a/2, क्योंकि a प्लस a/2 कर लिया। So this is 3a/2. This is 3a/2 minus a. 3a/2 minus a, क्योंकि सभी साइड्स a ही हैं तो b की जगह भी a ही रखा जाएगा और 3a/2 minus a सब में a रख दिया। अब यहाँ पे अलग से भी कर सकते हो। 3a/2 माइनस ए क्या होता है, इसका एलसीएम लो तो नीचे 2 आएगा, इसका 2 से 2 में डिवाइड किया तो 1 आया, 1 से मल्टीप्लाई करो 3a और यहाँ करो 1 से किया, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करो तो 2a, दिस कम्स एज a/2। तो ये जो वैल्यू इसके अंदर की उसका कितना वैल्यू आ रहा है a/2, तो इसको लिखो रूट 3 a/2 into a/2 into a/2 into a/2। तो ये भी 3 तो मल्टीपल है, अगर इंटू में भी है तो आप इसे अलग से भी ले सकते हो। 3 into a है, एक ये बन गया 3 रह जाएगा। तो दिस कम्स एज a/2
इंटू ए बाई 2 और रूट के अंदर 3, तो दिस कम्स एज ए स्क्वायर बाई 4 रूट 3. सो दिस मच स्क्वायर यूनिट इज द एरिया. ये अगर आपसे कोई पूछे तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का यही फार्मूला रहेगा. अगर उसकी साइड ए है तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा ये. अब ये कह रहा है अगर ए की वैल्यू 60 हो, 60 का मतलब 2 फुट इतना चौड़ा बोर्ड है, तो फिर इतना बड़ा बोर्ड होगा. तो ऐसे में उसका क्या एरिया होगा, इसी में रख दो. इफ पेरीमीटर दे रहा है, क्या दे रहा है, सो नाउ गिवन इज पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर. तो पेरीमीटर क्या होता है, इसका पेरीमीटर देखो, इट इज 3a, a है कि नहीं पेरीमीटर. तो क्या लिख लिया जाएगा, a plus a is 180. so 3a is 180. तो a कितना हुआ 60 सेंटीमीटर. अब जब a आ गया है तो इसी में फीड कर दो. दिस इज द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. नाउ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, it is a square by 2 रूट 3. तो a की जगह रख दीजिए 60 स्क्वायर बाई 2 रूट 3. a की जगह वैल्यू डाल दीजिएगी. 60 का स्क्वायर क्या है, दैट इज 3600 और बाई 2 रूट 3 दैट इज 1800 रूट 3. अगर वो सेंटीमीटर में दे रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओके, ए स्क्वायर बाई 4 है, क्या 4 है, तो 4 लिखो. तो 4 होने से क्या हो जाएगा 900. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगर आएगा तो इसके बहुत चांस कि किसी में एक अंडर पास है और अंडर पास में जो दोनों तरफ वॉल्स हैं, ये रोड है बीच में बनी हुई, उसमें से एक वॉल अगर गवर्नमेंट उठाती है एक सिर्फ 3 महीने के लिए, तो उसको 16 लाख रुपए मिल जाते हैं. एक वॉल दे दे किसी को, चलो इस पर तुम अपना प्रचार करो कोचिंग सेंटर का. जैसे खतरनाक पुलिया नहीं है, तो उसके एक साइड की एक वॉल मुझे लेनी तो 16 लाख रुपए 3 महीने के. कितना महंगा होता है. गवर्नमेंट बहुत पैसा कमाती है, हर खंबे पे प्रचार लगवाने का, कहीं लगवाने का बहुत पैसा है. सिर्फ 120 मीटर, दैट इज JDA, जोधपुर डेवलपमेंट एसोसिएशन, उसको ये पैसा जाता है. 22 मीटर और 122 मीटर. तो अब इसमें क्या लिखा है बताइए, कि पहले तो इसका एरिया निकालो फिर रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये ट्रायंगुलर माना जा सकता है. ये जो माना जा सकता है कैसा है, ट्रायंगुलर है. अगर ट्रायंगुलर नहीं भी है तो कहेगी चलो ये जितना नहीं है ट्रायंगुलर, ये तुम्हारे लिए फ्री, इसमें भी प्रचार शामिल है. ट्रायंगुलर पे पैसा ले लो. नाउ अब देखिए, नाउ इसका s निकालो. तो s का क्या फार्मूला, a प्लस b प्लस c बाई 2, 122, 120 प्लस 22 बाई 2. नाउ हाउ मच इट कम्स, क्या ये 164 हो गया, 264, 200, ठीक है. 122, 120 और 22, 264 बाई 2. अब कितना हो जाएगा 132 मीटर. ये तो सेमी पेरीमीटर आ गया. अब एरिया निकालो, एरिया ऑफ वॉल, वन वॉल, रूट s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c. तो क्या हो जाएगा, चलो ना इतनी बात हो गई. इसका वैल्यू फिट कराइए.
एंड 132 माइनस 2 132 इंटू 10 इंटू 12, और यहाँ से कितना आ जाएगा 110। 132 को तोड़ो 11 इंटू 12, ये 10 और ये 12 और ये 11 इंटू 10, कुछ जोड़े तो बन गए, एक 11 का बन गया, एक 12 का बन गया और एक 10 का भी बन गया। 11 इंटू 12 इंटू 10, ये 132 है और 10 का मल्टीप्लाई करो, इतने मीटर स्क्वायर है। जबकि पर मीटर स्क्वायर का वो कितने पैसा लेती है एक साल का, 5000 रुपए। तो हाउ मच विल इट चार्ज फॉर दिस, पर ईयर का करना है, कंपनी के पास पैसा नहीं, वो 3 महीने के लिए खरीदेगी। ओके, सो ये तो एरिया हो गया। टोटल कॉस्ट क्या होता है, इट इज रेट, जितना रेट होगा इनटू एरिया इनटू टाइम। रेट क्या है, रेट है ₹5000 पर मीटर स्क्वायर पर मंथ, दोनों चीजें नीचे आएंगी। पर मीटर स्क्वायर पर मंथ नहीं है, पर ईयर कर देते। अच्छा, एरिया कितना है 1320 मीटर स्क्वायर, टाइम कितना है 3 मंथ, 3 महीने लेगी। ईयर को बदल लो, 1/4 ईयर कर लो, वो भी एक ही बात है, तुम्हें जो आसान लगे वो कर लो। तो 3 मंथ से 1/4 ईयर भी कर सकते हो, या 1 ईयर को 12 मंथ, दोनों ही सही है, आपको जो आसान लगे कर लो। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया, ₹5000 अपॉन 1 ईयर में 12 मंथ, और 1320 और 3 मंथ्स, मंथ से मंथ कट गया, 3 से कट गया, 4 से काटो इसको, तो 4 3 या 12, 4 3 या 12 और 0 आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई करो, 5 3 या 15 और 5 3 या 15, इसके अलावा 3 0 इसके, 1 0 इसके, तो ये 16,50,000 रुपये हो गया। सो द कंपनी हैज टू पे ₹16,50,000, ठीक है, फॉर 3 मंथ्स ऑफ 1 बार, एक ही बार मिली उसे 1, और ऐसी 4 बार होंगी, 2 इधर और 2 उधर। अब देखिए, इसके अलावा थर्ड क्वेश्चन देखिए, जो बाकी ये क्वेश्चन उसमें थोड़ा थोड़ा ही बताना है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो इसमें दिया है कीप द मैसेज, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, तो ऐसा कुछ मैसेज है, तो ऐसे निकालो A + B + C, एक ट्रायंगुलर वॉल है, वॉल में कुछ उसे मैसेज लिखा है, किसी पार्क की वॉल है, तो 11 + 6 + 15/2, दैट इज 17 + 15 कितना होगा 32/2, दिस इज 16 मीटर, 16 मीटर हो गया। अब एस निकाल लो, एस तो हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, सो रूट 16 minus 11, 16 minus 6 and 16 minus 15. So this is 5 into 10 into 1. तो 16 को क्या लिखा जा सकता है, इसको 16 को तो सीधा ही बाहर निकालो, 16 बाहर निकालो तो 4 हुआ, और अंदर क्या क्या बच रहा है
5 इंटू 5 इंटू 2, अब 5 में निकल जाएगा 4 इंटू 5 रूट 2, तो 20 रूट 2। हर्षिता पीछे देखो, इतना ही है। तो इस ट्रायंगुलर वॉल का एरिया कितना हो गया जिस पर इसे पेंटिंग करानी है? इस पर कोई रेट नहीं लिखा है कि कितना, बस कितना एरिया पेंट करना ये है। ओके, नाउ 4th, 5th, 6th ये 3 क्वेश्चन करके दिखाओ। ऐसे ही क्वेश्चन अभी पीछे कराया जाता है। नहीं, ये 4th, 5th, 6th लास्ट 3 दो साइड दी हैं और पेरीमीटर दिया, तो तीसरी साइड निकाल लेना। b = a + b + c से तीसरी साइड आ जाए तो फिर ऐसे ही सब निकालना, s निकालना। और ये दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। ये एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 10.1 ये 3 क्वेश्चन। फोर्थ में हमारे पास a और b दिया, c नहीं है, तो a + b + c = पेरीमीटर। पेरीमीटर के लिए 42 लिखते हैं ना, 18 + 10 + c = 42। यही बात सवाल है, दो साइड की डिफरेंस नहीं दिखी, इससे c आ जाएगा। c आने के बाद फिर s निकाल देते हैं, है ना। पेरीमीटर तो तीनों का सम होता है ना, जैसे कि मैंने एक सवाल कराया, तुमने नोट किया नहीं, इसमें तो c निकाला, ये इससे c आ गया, c आ गई, s निकाल, ना इसे लिख देना, जैसे निकाल लो, पेरीमीटर की a + b + c आ जाएगा। c आते फिर s लगाओ, एरिया लगाओ। ये भी देखो, रेशो का तो तुम्हें बताया ना, 12x, तीनों का सम x आ जाएगा, 12x और इन सब की अलग निकालो, फिर s निकालो। आइसोसेलेस में दो इक्वल साइड्स को x x मान लो, यही दो इक्वल साइड 12 में 12 है, तीसरी साइड को c मान लो, और पेरीमीटर दो साइड आइसोसेलेस है ना, तो दो साइड 12 हो गई, तीसरी को c मान लो। फिर वही करना जो यहाँ दो तो 12 दी करो, फिर भी बीच में रुकोगे तो स्टार्ट करो, बताएंगे।
सी आ गया तो एस तो निकालो, बिना एस के तो निकालो, ये तो प्लस रहेगा। वन 180 का निकालना है, 42 का दो साइड पेरीमीटर 42 है ना, तो तुम्हें पेरीमीटर तीनों साइड का सम पेरीमीटर होता है, कोई एंगल थोड़ी ना है। ये तो ट्रायंगल की साइड्स है ना, ये एंगल की बात नहीं है। तीन ट्रायंगल के 3 साइड्स है ना, तो इन तीनों का सम पेरीमीटर होगा। ऐसे करो, ऐसे क्या लिख दो यहाँ पे 42 को उसको कर दो। इंटू लगा देते, प्लस को इंटू कर देते, धोखे बाजी है हमसे। वैल्यू मुझे लिखो 42 लिखो, 42 का लिखो ना, यही है ना, 42 के ऊपर क्या लिखोगे, 18 + 10 + C, 28 + C, C की वैल्यू निकाल, 28 इधर गया,
एक्सरसाइज 2.4 15 क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि अगर ये किसी रेक्टेंगल का एरिया है तो इसकी दोनों साइड्स निकालो। 25a² माइनस 35a प्लस 12 ये दिया है। दिस मच यूनिट स्क्वायर इट इज द एरिया ऑफ, ये किसका एरिया है? रेक्टेंगल का। तो देखो एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। कितनी बात समझ आ गई? ठीक है ना। अब जरा देखो, दैट इज एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो 25 ओके इट इज 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो। ये क्वेश्चन निकालो 2.4 एक्सरसाइज। तो 35a प्लस 12 इट इज एल इंटू बी। इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा? 25 इंटू 12 तो 300 आ जाएगा। आयुष ये बात समझ में आई? इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में, जो आता है फिर उसके दो टुकड़े किए जाएंगे। ऐसे दो पार्ट करो कि जिनका सम कितना आ जाए? -35 और जिनका प्रोडक्ट कितना आ जाए? जो ये सही है। इनको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने से कितना आया? 300। 300 को ऐसा करो दो पार्ट कि जिनका सम -35, तो 300 का मैं अभी क्या कर रहा हूँ? प्राइम फैक्टराइजेशन। 15 और 20 कर दें और दोनों पे निगेटिव लगाएं तो उससे क्या आ जाएगा? यही चीज आ जाएगी। दो इसके फैक्टर हो गए। देखो इनका, आप इनका प्रोडक्ट करो 300 और इनको जोड़ो तो ये आ गया। ऐसा नहीं कर सकते हो तो तुम्हारे पास एक और भी मेथड है। 300 का क्या करो? प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और 5 तो इन्हीं से कुछ बना लो। एक तो 15 ये बना और एक क्या बना? 20। तो दो फैक्टर हो गए, 15 का ये 20 का ये। ऐसे दो जोड़े बनाओ, सही है। तो अब उसको कैसे लिखेंगे? 25a स्क्वायर माइनस 15a माइनस 20a प्लस 12 दैट इज एल इंटू बी। क्योंकि एरिया तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ और ये एरिया ही दिया। अगर मैं यहाँ दो फैक्टर बना लूँ तो एक उसमें से लेंथ हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? ब्रेड्थ। तो मैं बना देता हूँ, जमा करो। तो 5a लिखो। 5a इज 5a माइनस 3 और आयुष यहाँ क्या करेंगे? दैट इज इक्वल्स टू 4 ले लो -4। तो 5a माइनस 4 कॉमन ले लिया तो 5a माइनस 3 इज एल इंटू बी। सही है। तो 5a माइनस 4 और 5a माइनस 3 दैट इज एल इंटू बी। सो इसकी दो डायमेंशंस क्या क्या हो गई? सो ये इसको डायमेंशंस कहते हैं। सो इट्स टू साइड्स आर 5a माइनस 4 एंड 5a माइनस 3। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर दिया। अब ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट करो। 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। तो यही तो एरिया है, तो इसको क्या लिख रहे हैं? एल इंटू बी। एरिया इज व्हाट? एल इंटू बी। तो अब 35 इंटू माइनस 12 करो। सो हाउ मच इट कम्स? 420 आ गया निगेटिव का। इसके दो पार्ट करो जिनके एडिशन से
13 आ जाए, ऐसा कुछ आइडिया है कि दिया जाए? 28 और 15। तो ऐसा करते हैं, इसको निगेटिव रख देते हैं, 13 आ भी जाए, सही है। वरना प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं। देख लो, प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या करेंगे, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए। मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? -4। बोलो, बताओ बताओ। इसको 35 को -4 से मल्टीप्लाई किया, 12 5 60, 12 3 36, 36 + 6 40। कितना आ गया बोलो? -40, 420 आ गया कि नहीं? -420 का अब हम क्या करेंगे? -420। तो इसके लिए 2 से करो, दैट इज 210। फिर 2 से करो, 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 105। अब 5 से करो तो 21, फिर 3 से करो तो 7, ये आ गया। इसके ऐसे दो टुकड़े करो कि हमारे पास 13 आ जाए। देख लो, ये तो 20 है, 5 7 3 21 तो नहीं आएगा, 5 से 15, ये करो 15 और इसको करो 28, तो क्या आ जाएगा? 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 28 और 15, क्या उससे 13 आ जाएगा? आ गया। और इसको सब्ट्रैक्ट करके और इनका मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा, क्योंकि यही तो सारे प्रोडक्ट हैं। तो इसे कैसे लिखेंगे? 35y² प्लस 28y और -15y और -12 इज इक्वल टू l इंटू बी। निखिल, अब इसमें कॉमन लो, कितना कॉमन आएगा बोलो? मयंक, ये लगा दो। इंद्रजीत, अभिषेक, 7y कॉमन लो, तो 7, तो दैट इज 5y + 4 और इससे कॉमन लो, तो दैट इज इसमें कितना कॉमन ले जाएगा? 3। y तो नहीं आएगा, तो 5y + 4 इट इज l इंटू बी, सही है। तो 5y + 4 और 7y - 3 दैट इज इक्वल टू l इंटू बी। तो इट्स 2 साइड्स आर, इतनी समझ आई बात कि नहीं? ये तुम्हें खुद करना पड़ेगा। तो दैट इज, अब कंक्लूडिंग स्टेटमेंट इसका क्या लिखें? 5y + 4 and 7y - 3 units are its 2 sides. ओके, जमा करो, इतना देख क्यों लगा? कहीं अच्छा करें। अगला सवाल देखिए, दैट इज 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन में चाहे 15 करो या 16, एक बार ये फार्मूला जरूर लिखना, इस पे 1 नंबर है। 16th क्वेश्चन, तो 16th क्वेश्चन में लिख लीजिएगा कि वॉल्यूम क्या होता है। चाहे आप ऐसा लिख लेना, L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम की जगह ही तो रखना है जो वैल्यू दी है। और ये किसका वॉल्यूम है? वॉइड का, जिसमें एक L है, एक B और एक H है। तो हमको वॉल्यूम कितना दिया है? 3x² और -12x। तो मुझे आयुष इसमें से कितना कॉमन ले लेना चाहिए? 3 क्यों नहीं, 3x क्यों नहीं? मैक्सिमम कॉमन लिया जाता है, तो क्या कॉमन ले लें? 3x। तो अंदर क्या बचेगा? x - 4। तो हमारे पास 3 डायमेंशंस आ गई, 3x और x - 4, जो कि कौन कौन सी हुई हैं? L इंटू B इंटू H। सो इट्स 3 डायमेंशंस आर 3 यूनिट x यूनिट
एंड x माइनस 4u बस यही करना। वहां भी किया तो फैक्टराइज करके 2 निकाल लिया तो एक हुआ एक ब्रेथ हुआ। तो जब स्क्वायर या ऐसे पूछे रेक्टेंगल तो 2 कर लिए, जब हमको क्यूबॉइड देगा तो 3 हमें निकालना। ठीक है, अब अगला चक्कर हो, फिर से एक पूछ रहा है इसी का बी पार्ट। 12ky स्क्वायर प्लस 8ky, बात ना करें, और माइनस 20k, दिस इज l इंटू बी इंटू एच, l इंटू बी इंटू एच। तो इनमें से हमें क्या बाहर निकाल लेना चाहिए? 4 के बाहर निकाल लो। 4 के बाहर निकालने के बाद क्या बचेगा? 3y स्क्वायर प्लस 2y और माइनस 5। 4 के को तो अलग रखो, अंदर का फैक्टराइजेशन करो। वैसे भी देखने से लगता है 3 5 या माइनस 15 होता है, और माइनस 15 के ऐसे 2 टुकड़े करो जिनका सम 2 आ जाए और जिनका प्रोडक्ट कितना आ जाए? माइनस 15। प्रोडक्ट यही आना चाहिए, सम बीच वाला आना चाहिए। दैट इज 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3y और माइनस 5। 4k, 3y कॉमन ले लिया, y कॉमन ले लिया, तो क्या आ जाएगा? 3y प्लस 5, यहाँ माइनस 1 कॉमन ले लो तो 3y प्लस 5। दैट इज 4k y माइनस 1 और 3y प्लस 1। So what are the 3 dimensions? 4k, ठीक है, इंटू y माइनस 1 आ गया और 3y प्लस 5। लिख दीजिए 3 dimensions of cuboid are 4k, y minus 1 and 3y plus 5। yes, इसकी 3 डायमेंशंस हो गई। के लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें 3 डायमेंशन चाहिए थी तो हमने इनको 3 को ही लिया। अगर मान लो ये कुछ और होता 4 डायमेंशन होता तो 4 लेते, लेकिन ऐसा मान लो। अब देखो यूक्लिड भी आ रहा है, क्या आ रहा है? ओके, पॉलिनोमियल में ठीक है, कर लोगी? तो मैं थोड़ा यूक्लिड कराता हूँ। अब देखो एक्सरसाइज 5.1, कुछ एक्सरसाइज में देखें कि आपको क्या प्रूफ करना है। एक्सरसाइज है ये, यूक्लिड ज्योमेट्री है, चैप्टर नंबर 5 होगा। क्या होगा? चैप्टर 5। एग्जांपल्स पहले देखो। एग्जांपल 1 कहा गया है कि ABC आर 3 पॉइंट्स ऑन ए लाइन A B C, ये 3 पॉइंट्स है निकल, ठीक है। एग्जांपल में देखो ABC, जमा करो इसको आगे, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ हुए, एक तो हुए। चलो तुम लोग भी जमा करो, ये बहुत जरूरी चीज है। यूक्लिड निकालो। कहा गया है ABC, तो गिवन क्या बताइए? ABC लाइज ऑन लाइन, ये लाइन पे लाई करते हैं, तो प्रूफ करो। टू प्रूफ AB प्लस BC इज इक्वल्स टू AC। तो आप ये देखो, अगर मैं यहां से यहां तक देखूं तो पूरा क्या AC है? पूरा क्या है? AC। अब AB प्लस BC, क्या ये AC से कोइंसाइड कर रहा है? तो क्या लिखेंगे प्रूफ में कि AB प्लस BC, चेक करो निखिल, AB प्लस BC
और ये है पूरा AC। तो AB प्लस BC कोइंसाइड्स विद AC। अगर दो चीज एक दूसरे पे कोइंसाइड कर जाए तो क्या वो इक्वल होते हैं? थिंग्स विच कोइंसाइड्स विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। तो ये यूक्लिड का एक्सियम है, हेंस AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। ऐसे लिखना पड़ेगा। तो देखो AB प्लस BC कोइंसाइड विद AC as per Euclid's axiom, things which coincide with one another are equal to one another, equal to another। इसका आगे की लाइन बताओ, आगे क्या लिखे हैं? बोलो। So AB plus BC is equal to AC। ये समझ ही नहीं पा रही, इसीलिए तो नहीं तो ये कुछ भी नहीं समझ पा रही, नहीं तो इतनी आसान चीज तो बता ही देती। तो AB प्लस BC इज इक्वल्स टू AC। अगला देखो, नेक्स्ट इज, अब आपसे कहा गया है एग्जांपल नंबर 2 में कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओ। तो ट्रायंगल बनाने के लिए आपने क्या किया? एक लाइन दी है, तो लाइन में यहाँ से एक ऐसे सेगमेंट लगा लो, यही लेंथ लेके यहाँ पर रख के ऐसे सेगमेंट लगा लो R। फिर एक बार यहाँ रखो, कंपास हो ऐसे कट कर लो यहीं से लेते हुए। तो जब ऐसे कट करोगे तो ये जहाँ कट करेंगे वहाँ मिला देना, इससे इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। तो मान लीजिए ये C पे मिलते हैं, AB हमको दिया है, तो हमने इसको मिला दिया। अब मिलाने के बाद आपको जस्टिफाई भी तो करना है, तो आपने क्या किया बताइए कि टेक A as center and AB as radius। A को सेंटर लो और AB को रेडियस ऐसे चला लो, ठीक है। ड्रॉ R, ड्रॉ R। आगे की लाइन हर्षिता क्या लिखे? अगली लाइन कोई बात नहीं। अदिति पलक, A को केंद्र लेते हुए और AB को त्रिज्या लेते हुए एक चाप लगाएं। अगली लाइन क्या होगी? AB अब B को सेंटर लो and AB as radius, draw another arc। Take B as center and AB as radius, draw another arc। हर्षिता आगे क्या लिखें? बोलो। इंद्रजीत, पलक, ये सही है। These are intersect each other at C। आगे क्या बताया था आपने? Join AC and BC। Triangle ABC is desired equilateral triangle। जस्टिफिकेशन आगे क्यों है बोलो? AB AC के क्यों इक्वल है? ये दोनों आपने क्यों इक्वल कहा है? तो AB इज इक्वल्स टू AC। अभी रुक जाओ थोड़ा, इसका तो पूछा देखिए, कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है। रेडाई ऑफ सेम आर्क। हाँ बोलो निष्का। क्या? AC and AB यही तो लिखा है। आप बोलो। BC and BA are equal। BC and BA, BA ना लिख के AB ही लिख देना, ठीक है। That is radii of same arc। इसका अगली लाइन अब बोलो ना, अब अगला तो बोलो। BC and
बता ही नहीं। हाँ बोलो। Sir, AB equals to AC equals to BC. AB is equals to AC is equals to BC, जस्टिफाई करो। Sir, things which are equal to the same thing are equal to one. थिंग्स विच आर, ये भी इसके इक्वल, ये दोनों चीज एक ही चीज के इक्वल। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो इक्वल पाई गई कि नहीं? ठीक है, तो देखो थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। इसलिए इसी का ही जस्टिफिकेशन है एज पर यूक्लिड्स एक्सियम। मेरे ख्याल से पहला ही एक्सियम होगा। चलो, हेंस जस्टिफाई, हेंस जस्टिफाई। अब अगला क्वेश्चन देखो। तो इसका पहले क्वेश्चन का फिर पार्ट देखो, इसके ऊपर कुछ एक्सियम तुम्हें कहना है, बताओ। एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन का फिर पार्ट देखो। क्या दिया है? First equation. एक्सरसाइज 5.1। ठीक कह रही हो। तो फर्स्ट एग्जाम से होगा क्योंकि ए बी भी पी क्यू के इक्वल है और पी क्यू भी एक्स वाई के इक्वल है, तो ए बी एक्स वाई ये वही चीज है। फिफ्थ पार्ट वही कि नहीं? क्या लिखा है बोलो? ए बी इज इक्वल टू पी क्यू और पी क्यू इज इक्वल टू, तो जब थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, वही लिख देना पूरा एग्जाम। थिंग्स विच आर इक्वल टू। अब आगे देखो, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ। अब बोलो एक्स वाई बोलो। हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्या क्वेश्चन दिया है? C lies between 2 points A and B। तो C इनके बीच में लाई कर रहा है, ओके। और गिवन क्या है? AC is equal to BC। गिवन है टू प्रूव AC is equal to हाफ AB। मैं को प्रूव कराओ। अब ये मतलब बताया गया कि ये और ये इक्वल है। तो हाँ बोलो। If equals are added to equal, then the wholes are equal. किसमें जोड़ दोगे? Sir, AC को AC plus AC is equal to BC plus AC। BC plus AC, ठीक है, ऐसा करना चाहते। चलो अच्छी बात, अच्छा करा रहे हैं ये AC is equals to BC, तो ये गिवन है। अब लिख रहे हैं ऐड AC on both side, और इसका ये जस्टिफिकेशन क्या बता रहे हैं? If equals are added to equals, then resultant are equal। क्या लिखा जाता है? Wholes are equal, wholes are equal। तो फिर क्या बताया इन्होंने? AC में भी AC जोड़ा और BC में भी AC जोड़ दिया। इन दोनों को 2AC लिखा, और इसको क्या लिख दें? बोलो AB। इसका क्या लिखे हैं? बोलो हर्षिता, आप भी बता सकते हैं। बोलो, आप बोलो, एग्जाम बोलो इसका। ये जो आपने कहा BC प्लस AC AB, इसका क्या एग्जाम है? BC प्लस AC AB, इसका क्या एग्जाम है? थिंग्स विच को, ये तो लिखना पड़ेगा ना भाई, ये इसके कैसे इक्वल है? तो दिस प्लस दिस इसके कैसे इक्वल है? तो थिंग्स विच कोइंसाइड या ओवरलैप विद ईच अदर, ये दोनों मिलके इसके ऊपर AB के ऊपर ओवरलैप नहीं कर रहे। ये AB है, तो इनका सम इसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो ये दोनों इक्वल हैं। तो क्या लिखेंगे? थिंग्स विच coincide with each other are equal to each other।
each other are equal to one another है क्या? तो इसलिए अब इसमें क्या करें? 2 इस तरफ चला जाएगा और नहीं तो halves of the equal things. अगर दोनों तरफ हाफ हाफ कर दो तो भी कर सकते हो, लेकिन 2 एक्सियम लिख चुके हैं तो इतना जरूरी नहीं है, अब टीचर मान लेंगे, वरना दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देना तो यहाँ का 2 2 से कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा, 3 एक्सियम पे चल जाएगा तुम्हारा काम। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 इसका और इम्पोर्टेंट है। ट्रायंगल और लाइंस एंड एंगल्स में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर कोई क्वेश्चन फंसेगा तुम्हारा तो पॉलिनोमियल नहीं आएगा, पॉलिनोमियल का मैं कुछ कराऊंगा अभी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा जा रहा है कि ए बी सी डी आयुष क्वेश्चन में दिया है AC is equals to BD, ऐसे दिया कि ये जो AC लेंथ है ये किसके इक्वल है? BD। और आपको प्रूव क्या करना है? टू प्रूव AB is equals to CD, प्रूव कराइए। ये प्रूव करना है कि ये लेंथ इसके इक्वल, बताओ। मान्या इतना इसके इक्वल दिया है, अप्रूव करना ये चीज इसके इक्वल है। आप ये बताओ। ऐसे नहीं चलता है इंद्रजीत, आप बोलो। AC equals to BC given। हाँ, AC is equals to BD बोलो ना, AC is equals to BD given है, और AB equals to CD half। हाफ कहाँ से हो जाएगा? और कोई इधर बताने वाला है दोनों? कोई बात नहीं, आप बोलो। सब्ट्रैक्ट, सही कह रही हो, सब्ट्रैक्ट BC फ्रॉम बोथ साइड, दोनों में से, इसमें से भी इतना हिस्सा कट कर दो और इसमें से भी तो आगे बस। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल देन द रिमाइंडर्स आर इक्वल। ये तुम भूल गई हो वरना कर लेती। देखो AC माइनस BC और उधर भी क्या करो, सही है। तो इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड, इसका जस्टिफिकेशन क्या देंगे बोलो? इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, इन दोनों में से ही मैंने कितना घटाया? BC, जो बचेगा वो भी इक्वल होगा। नाउ इफ equals are subtracted from equal, then product नहीं, then the remainders are, तो उनके जो रिमाइंडर्स आते हैं these are equal, जो बचा हुआ है। तो बताओ मुझे हर्षिता, AC में से अगर BC हट गया तो क्या बचा? AB बच गया, और इसी तरह से BD में से BC हट गया, यही पूछा गया, ठीक है। अभी हम लोग फिर से आएंगे वापस। चलो जो फोर्थ चैप्टर है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, तो हम उसमें कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट का कुछ क्वेश्चंस थे। अच्छा, मैं वो करा। Now, linear equations in two variables.
एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कराएंगे, लीनियर इक्वेशन में करो दिया है द लीनियर इक्वेशन विच कन्वर्ट्स द लीनियर विच कन्वर्ट्स degree Fahrenheit to Celsius. Degree Celsius is, तो C is equals to 5F minus 160 by 9. चलो इसमें कोई भी तुम वैल्यू डाल दो F की तो उसी में बदल देगा। इसके आने के बहुत चांस है। अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन देंगे तो यही पहला क्वेश्चन। हाँ साइंस में अभी मैं बताता हूँ, समझा रहा हूँ इस क्वेश्चन को। डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को बदलने का ही क्वेश्चन दिया। आपस में ये इंटर कन्वर्जन फार्मूला है। सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में भी बदल सकती हो और फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में भी बदल सकती हो, तो इसी फार्मूले को बदलना है। अब जरा देखो, कभी कभी तुमको ये भी पता होगा कि 37 डिग्री सेल्सियस बॉडी का टेम्परेचर है और 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो ये इसी फार्मूले से आता है। ये दोनों चीज़ें सेम है। हाँ, ये दोनों चीज़ें सेम है। और -40 डिग्री सेल्सियस यहाँ चेक कर लो, तो -40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर क्या दिया बताइए, फ़ारेनहाइट बड़ी वैल्यू होती है, तो -40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट जो भी। अब चलो इस पर हम 4 क्वेश्चन बनाते हैं, जो दिए हैं वही पूछते हैं। पहला है इफ द टेम्परेचर इज 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, पहला क्वेश्चन दिया जा रहा है। If temperature is 104 degree Fahrenheit, convert into degree Celsius. Second question, if temperature is 35 degree Celsius, so 35 degree Celsius convert it into degree Fahrenheit. तीसरा, if temperature is 0 degree Celsius, what is in Fahrenheit? If temperature is 0 degree Celsius, what is in Fahrenheit? What is the temperature at which numerical value of degree Celsius and degree Fahrenheit are same? ये 4 क्वेश्चन पूछे गए, तो देखें जरा इस चीज को। पहला क्वेश्चन देखो, जब फ़ारेनहाइट बोले तो फ़ारेनहाइट में रख दो, सेल्सियस निकल आएगा। पहला क्वेश्चन देखो, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, C इज इक्वल्स टू 5F minus 160/9। इसको समझो, 9 अगर उधर ले गए तो क्या हुआ बोलो, 9C, और इधर क्या बचा 5F minus 160 उधर ले जाओ प्लस 160, तो इधर क्या बचा 5F। तो कई बार क्या होता है कि फॉर्मूले को इधर उधर करके भी लिख देते हैं, और अगर ऐसा ना भी करना चाहो तो तुम्हें एक और बता दें, ऐसा भी आ जाए क्वेश्चन तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, और -160/9 भी लिख सकता है। बोलो समझ में आ गई बात कि नहीं? तो कुछ ऐसा आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसमें रखिए वैल्यू कितनी दी है फ़ारेनहाइट की, तो 5 × 104 करो, देखो फ़ारेनहाइट दिया था, फ़ारेनहाइट में रखा, सही है, और -160/9, तो इसका मल्टीप्लाई कितना होगा, बहुत देर लगाती है, बोलो 520 में से 160 माइनस करो 36 कहाँ से आ जाएगा, 160 माइनस करो 6, और ये इससे कैरी हो गया, तो दैट इज 360/9, सही है। तो बोलो कितना हो जाएगा 40 डिग्री। सो लिख दीजिएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट इज 40 डिग्री सेल्सियस। तो 40 डिग्री सेल्सियस के तुम ठीक सामने वहाँ देखोगे भी तो 104 ही मिलेगा। अब अगला देखो, तो वही जो हमारे पास स्केल है वो उसी के लिए है ना। तो यहाँ पर आप देखो कि 40 डिग्री है, तो वहाँ पे ठीक सामने जाओगे तो उससे ऊपर है ना 100 के ऊपर,
अगला सवाल देखो, कह रहा है कि मैं डिग्री सेल्सियस दे रहा हूँ, तुम फ़ारेनहाइट बताओ, तो मैं डिग्री सेल्सियस की जगह रखूँगा, जो वैल्यू दे वही रखो ना, डिग्री सेल्सियस में रखी है। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, 5f minus 160 by 9 इट इज 35, लेकिन f पूछ रहा है इस बार, तो 9 से मल्टीप्लाई करो, 35 into 9, तो वहां कितना आ जाएगा, 9 5 या 45, 9 3 या 27, तो 27 plus 4 315, और माइनस 160 को यहाँ ले आओ, तो कितना हो जाएगा, जरा ऐड तो करो, क्या 475, तो फिर f कितना हो जाएगा, 5 से कट करो, 5 9 या 45, और फिर कितना बचेगा 25, तो 5 5 या 25, so that is कितने डिग्री सेल्सियस था, 35 डिग्री सेल्सियस, और कितने फ़ारेनहाइट आ गया, सही है। ऐसा उसमें आप कंफर्म भी कर सकते हैं, यू कैन रिकंसाइल विद दैट, जस्ट है ना। अगला देखो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। थर्ड देखो, थर्ड में C की क्या वैल्यू है, 5f minus 160 अपॉन 9, इसमें वैल्यू रखो निष्ठा, सॉरी प्लेस करो वैल्यू, हाँ आदित्य प्लेस करा वैल्यू, इसको कंसंट्रेट कराना बहुत मुश्किल है, ये सर वो सब 35 ही रख दो, वही रख दो सर, कंसंट्रेट नहीं कर पाते किसी चीज, इधर उधर घूमेगी सर, इसका होमिंग हेड है, देखें कंसंट्रेट नहीं कर, चलो 5f minus 160 upon 9, 5f minus 160 by 9, 9 0 equals 5f minus 160, तो 0 तो यही हो गया, इट इज इक्वल टू 5f, तो 160 इज 5f, तो f कितना हो जाएगा, सही कह रही हूँ, f इज इक्वल्स टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका कंक्लूडिंग स्टेटमेंट बोलो निष्ठा, कितना, 0 डिग्री सेल्सियस इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब चलो चौथा प्रश्न देखिए, इसी का 4th पार्ट, क्या कहा जा रहा है कि कितने डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कितने डिग्री फ़ारेनहाइट, ये तो पूछा गया, लेट x डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू x डिग्री फ़ारेनहाइट, हमको पता नहीं कितने पे होगा, लेकिन असल बात है -40 पे होगा, तो क्या लिखे बोलो 4th में, लेट x डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू x डिग्री, इसी फार्मूले में डिग्री सेल्सियस की जगह भी x डाल दो और फ़ारेनहाइट की जगह भी x डाल दो, तो इसी में डाल दो, अच्छा डालना बोलो, ये सही है। अब इस 9 को यहाँ ले जाओ, 9x इज इक्वल्स टू 5x minus 160, x को एक तरफ ले जाओ, तो 9x minus 5x इज इक्वल्स टू -160, ये तो वैसे ही बना था ना, यहाँ कितना आया, तो 4x इज इक्वल्स टू -160, तो x कितना आ गया, -160 by 4, तो x की कितनी वैल्यू आ गई, तो अब इससे क्या लिखोगे बोलो, कंक्लूड करो, -40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, बहुत अच्छा, अच्छा बताया है तुमने, बोलो बात समझ में आ गई, आ गई तो यही क्वेश्चन करके लिखा, योगा करती हो, योगा करो,
हाँ पूरी करो 4 पार्ट, ऐसा ही करो जैसे ही 4 पार्ट। चलो चौथे में सब में x x रख देना, चौथे का थोड़ा सा हिस्सा छोड़ दिया। चलो पानी भर गया।